नेपाल की और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष नेपाल में उबाल, कई अनसुलझे सवाल कि आखिर अब आगे क्या होगा, ये अपने आप में इस वक्त बड़ा सवाल है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। दिलीप सिन्हा जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, इसके अलावा पीके मिश्रा जी पूर्व एडीजी बीएसएफ के, इसके साथ साथ सीनियर फेलो हैं वीआईएफ के। आप दोनों का स्वागत है। एम्बेसडर सिन्हा, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब नेपाल जहां पे खड़ा है यहां से आगे क्या, क्योंकि अब नामों को लेकर बहुत ज्यादा मंथन और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब अगला अंतरिम सरकार का प्रमुख के तौर पे कौन होगा। आप किस तरह से देखते हैं आगे के घटनाक्रमों को? देखिए, जिस स्थिति में नेपाल इस वक्त है उसमें यह कहना बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। तो वर्तमान संविधान जो है, जो कि ज्यादा पुराना नहीं है, मुश्किल से 10 साल पुराना है, तो उससे कोई उम्मीद रखना कि उससे कोई उत्तर, कोई हल निकलेगा, ये कहना मुश्किल है। वहां जो अटकल लगाई जा रही है कि वो है कि वहां के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उन्हें शायद बुलाया जाए और उन्हें एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए निमंत्रित किया जाए। लेकिन निमंत्रण कौन देगा, इस पर भी प्रश्न उठता है कि किसको अधिकार है निमंत्रण देने का। इस वक्त सेना काठमांडू में और अन्य जगहों पे शांति बनाए रखने में सफल तो हो गई है, लेकिन इसके बाद जो भी कदम उठाती है सेना, उसके लिए कोई राजनीतिक कोई संवैधानिक जी, प्रेसिडेंट उसे नहीं मिलेगा। एम्बेसडर सिन्हा, लेकिन कोई क्या राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर क्या आधिकारिक स्पष्टता आई है अभी वहां पर? क्योंकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर तो स्पष्टता आई है, राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर देखिए, अटकलें लगाई जा रही हैं, स्थिति बहुत नाजुक है इस वक्त। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति यदि उपस्थित हों और अपना पद संभाल के रखें, तो निश्चित रूप से एक स्थिरता आएगी कि राष्ट्रपति किसी को निमंत्रण दें एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी जब तक कि वहां पर स्थिरता इस प्रकार की नहीं निकल के आती है और यह स्पष्ट नहीं होता है कि राष्ट्रपति वहां पे हैं और राष्ट्रपति स्थिति में है कि वो किसी को आमंत्रित करें सरकार बनाने के लिए, उस परिस्थिति में निश्चित रूप से एक थोड़ी कंटिन्यूटी आएगी और थोड़ी बहुत संवैधानिक स्थिरता की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जो यदि पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्ची को बुलाया जाता है तो किस आधार पर उन्हें बुलाया जाता है। जी, ये सब सवाल अभी हैं। बिल्कुल, इनके जवाब एक तरीके से मिलना बाकी है कि आखिर बुलाएगा कौन और कैसे वो एक नई सरकार फॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अपने आप में एक अजीब सी स्थिति कही जा सकती है। पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। पीके मिश्रा जी, क्योंकि सुरक्षा के मामलों के लिहाज से आप बेहतरी से इस बात को बताओ, समझा पाएंगे कि हमारे पड़ोस के एक के बाद एक देश के बाद अब नेपाल में भी इस प्रकार की अस्थिरता की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लोग इसको भी जोड़कर देख रहे हैं, और मौजूदा नेपाल के हालात भारत के नजरिए से कैसे? देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, नेपाल में जो हुआ इसका असर हमारा बॉर्डर के ऊपर जरूर पड़ेगा। नेपाल का बॉर्डर हमारा कम से कम 5 स्टेट के साथ लगता है, उत्तराखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी इनके साथ बॉर्डर में है। और आप देखिए कि तकरीबन 7,500 से ऊर्ध्व जो जेल में थे कैदी जो थे, 18 जेल से उन्होंने चले गए हैं, वो निकल गए हैं और वो वहां पर रहना नहीं चाहते। उनका एक ही एम है कि वहां से नेपाल से कैसे पलायन करेंगे। अगर पलायन करेंगे तो कहाँ आएंगे? इंडिया। अब वो सिद्धार्थनगर बॉर्डर में बिहार में ऑलरेडी 5 को एसएसबी ने पकड़ लिया है और इनका सबका बस मकसद है कि इंडिया में प्रवेश करना है। तो ये जो आंदोलनकारी है, पर्टिकुलर जो लुटेरा है, जो वेपन्स लूट किए हैं अपना पुलिस से, नेपाल पुलिस से, और जो बैंक लूट किए हैं जिनको आर्मी अभी ढूंढ रहा है, पर्टिकुलर अशोक राज सिंघाल जो उनका आर्मी चीफ है, उन्होंने बताया है जो आंदोलनकारी इसमें लिप्त है जी, जिन्होंने संसद में आग लगा है, जिन्होंने बैंक लूट किए हैं और जिन्होंने पुलिस से वेपन छीन लिए हैं, इनको जरूर पकड़ा जाएगा और उनको के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने रिक्वेस्ट किए हैं सिविलियंस को कि आपके पास जो जिस तरीका अगर वेपन है आप उसको भेजिए और सरेंडर करिए। और कल रात 10 बजे आर्मी ने टेक ओवर किए थे सिक्योरिटी का। और एक और मैं बताना चाहता हूं कि आज शाम को रामचंद्र पौडेल जो हमारा प्रेसिडेंट है नेपाल के, उन्होंने छात्र जो स्टूडेंट लीडर है उनके साथ एक मीटिंग किए हैं
और जी। स्टूडेंट ने अपना मांग भी रखे हुए हैं कि जल्दी वहां पर इलेक्शन करने के लिए और केयर टेकर पीएम के लिए भी वो माने हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ बालिंदर शाह जो है, जी। उनका जो लीडर थे, जो मेयर थे वहां का काठमांडू का, उन्होंने रिफ्यूज किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वो राजी नहीं है और प्रैक्टिकली वो नहीं किए थे छत्तीसगढ़ के साथ प्रेसिडेंट को मिलने के लिए रामचंद्र पौडल के पास वो नहीं किए थे। जी। अब देखा जाए कि इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। और अभी जो बता रहे थे कि अभी हमने सूचना करके को बुलाएंगे एक्स चीफ जस्टिस को, ये डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट अपने पद पर है, वो नहीं किया है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जा जी। चुके हैं अब। लेकिन अब जो सिक्योरिटी के बारे में आप पूछ रहे थे, जी। डेफिनेटली ये जितने हमारे जो वहां पर वायलेंस सृष्टि कर रहे थे जी। उनको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली इनका मेन एम है कि वहां से अभी, क्योंकि उनको आर्मी ढूंढ रहा है जी। और पुलिस अगर तो वो आर्मी के अपने आप एक हेल्प लेकर टर्माइल के सिचुएशन पुलिस हो को, सकती है सर। मैं इसके बिल्कुल कारण पे भी आपके पास आऊंगा मजदर सिन्हा, बिल्कुल। क्योंकि अब आगे एक रास्ता निकालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हो, सेना हो, राष्ट्रपति हो, जो भी अभी एक व्यवस्थाएं इस पूरे अस्थिर माहौल में बची हैं, उनके बीच में एक रास्ता निकालना होगा। वो आप कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से बात अब आगे बढ़ेगी, सरकार कैसे बनती दिखाई पड़ेगी और चेहरे को लेकर एक सहमति कैसे बनेगी? कई नाम, सुशीला कार्वी का नाम आपने जिक्र किया, बालिंदर शाह को लेकर भी लगातार बात चली, कई ऐसे नाम चर्चा में लगातार बने हुए हैं। मजदर सिन्हा, कि यदि राष्ट्रपति वहां पे हैं और राष्ट्रपति और सेना के बीच में एक मतैक्य होता है कि आगे कार्रवाई क्या की जाए, तब ये हो सकता है कि एक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए और उसके बाद कुछ महीनों के अंदर, आमतौर पे जब इस प्रकार की केयरटेकर सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ताकि केयरटेकर सरकार वास्तव में केयरटेकर ही रहे, स्थायी सरकार का रूप नहीं ले ले। और संवैधानिक यदि परिवर्तन करना होगा तो वो भी एक नई संसद आए और वो संविधान में परिवर्तन करे, न कि अस्थायी सरकार करे। यदि ये परिस्थिति होती है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि नेपाल में जो भी चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव हुए हैं, उनमें कोई स्थायी बहुमत निकल के नहीं आया है और एक म्यूजिकल चेयर होता रहा है मुख्यमंत्रियों के बीच में और वही 4-5 चेहरे घूमते रहे हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक जो 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 फ्रेगमेंटेशन कहेंगे उसे, जी। वो यदि रहता है तो ये अस्थिरता बनी रहेगी। जी। पीके मिश्रा जी, क्योंकि जो स्थिति अचानक से 2 दिनों में नेपाल में हिंसक आंदोलन के तौर पर बीते कल और परसों देखने को मिली है, वो कई सवाल पैदा करती। क्या ये अचानक से स्वस्फूर्त नेपाल के लोगों के द्वारा है या इसकी कुछ और वजहें हैं? इसको लेकर भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं। पीके मिश्रा जी। नहीं, ये तुरंत नहीं हुआ है। ये जो यूथ जो रोड में आए, जो हिंसा हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, जो आंदोलनकारी इतने हिंसक हो गए, ये बकायदा इसका प्लानिंग पहले से ही था। और इसमें जो है आप देखिए, बेशक रवि लांछा के तो वो तो जेल में थे, एक्स डिप्टी पीएम, लेकिन आप देख लीजिए सुदान गुरुंग जो है उनका जो है सोशल नेटवर्क में काफी दिन से वो अपना कार्य कर रहे थे, तकरीबन 1 साल से, क्योंकि वहां पर मेन चीज है अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इनइक्विटी। और जितनी वहां पर अभी आप ही खुद ही बताए थे, कम से कम 20% लोगों के पास जो नेता थे और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तो उन्हीं के 20% लोगों के पास 50% से ज्यादा जो उनके पास होल नेपाल के पास जो इकोनॉमी है उनके पास है। तो इसमें जो क्या होता है, इनइक्विटी और अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, आप देखिए करप्शन तो काफी ज्यादा था। तो इनके ऊपर गुरुंग जो थे, सुधा गुरुंग, उन्होंने 1 साल वह फाइट कर रहे थे। और साथ में मेयर जो थे ये बालिंदर शाह, उन्होंने भी अपने जो, वो तो खुद ही रैपर थे, वो रैपर होने के नाते उन्होंने पूरा नेपालियों को इकट्ठा कर रहे थे। और ये जो सोशल मीडिया का बयान हुआ, ये एक आग लग गया, ये एक जो घी डाले उन्होंने ओली ने, तो वो स्पार्क किया। उस स्पार्क के लिए जो है आंदोलनकारी जो है ऊपर के ऊपर आ गए। और ये प्लानिंग बहुत पहले से था जी, बहुत अच्छी तरह प्लानिंग था। और इसमें एक्चुअली उसमें एम था किस लिए, कारण यही 3 था जो मैं बता रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट,
करप्शन, इनइक्विटी। इसके लिए जी। जो था, लोग डेफिनेटली हिंसक प्रदर्शन किए और उसके साथ साथ क्या हुआ, वायलेंस जो उसमें जो लूट हुआ, बिल्कुल, जो वो अपने आप में दुकानों तस्वीरें भी लूट हुआ, डराने वाली हैं मिस्टर हिल्टन सिन्हा। होटल में आग लगा दी, मिस्टर सिन्हा ये गलत। संक्षेप में, क्योंकि अगर हम रीजन की अस्थिरता की बात करें, श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद अब नेपाल, हर देश की अभी अपनी एक पेरिस अलग में स्थिति देखिए, है, पेरिस में। बट उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि एक कितना वक्त लग सकता है स्थिति सामान्य होने में, मिस्टर सिन्हा? बिल्कुल। मिश्रा जी, ये सवाल मैं सिन्हा जी से ले रहा था, संक्षेप में, थोड़ा समय सीमित है जी। देखिए, श्रीलंका में स्थिति काफी जल्दी सामान्य पर पहुंच गई, यद्यपि वहां की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर रही। जी। बांग्लादेश में अभी भी अस्थिरता चल रही है, क्योंकि वह अस्थायी सरकार वो अभी भी चल रही है वहां पे। नेपाल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि सेना वहां पे तुरंत उस कमान संभाल लिया है सेना ने, और राष्ट्रपति यदि अपने स्थान पर रहते हैं, तो हो सकता है कि जल्दी ही वहां पे जी। स्थिरता, कम से कम चुनाव हो जाएं तो थोड़ी बहुत स्थिरता वहां पे आ सकती है। जी। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता वहां पे पिछले कई दशकों से रही है, उससे ये उम्मीद नहीं बन लगती है कि ये स्थिरता कोई बहुत स्थायी होगी। जी। 1-1.5 साल के लिए हो सकती है, उसके बाद फिर वही बिल्कुल, एक लंबा एक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता का एक इतिहास नेपाल में रहा है, वो भी अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक उस पर जब वापस